नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पड़ोसी देश को चेतावनी, नया और शक्तिशाली भारत शांति बिगाड़ने की किसी भी कोशिश का करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में साइबर क्राइम, आतंकवाद रोधी चुनौती और वाम उग्रवाद पर विशेष रूप से चर्चा की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुजरात के गिफ्ट सिटी को फिनटेक हब बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को देश का सर्वाधिक स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 115 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू। महान फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और स्टीवन ज़ाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच कल कोलकाता में। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 115 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। एहतियात के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कोई पड़ोसी देश भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो नया और शक्तिशाली भारत उसे करारा जवाब देगा। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए ये बात कही। एक पड़ोसी जो वेस्टर्न बॉर्डर यानी जो बहुत पुराना हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे। पाकिस्तान बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहता है। वो कर नहीं पाए। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है कि यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई देश भारत में 1 इंच भूमि को हथियाने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपने पड़ोसियों को किसी भ्रम में न रहने की चेतावनी दी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में अभी 4 धाम हैं और सैन्य धाम का निर्माण पूरा हो जाने के बाद ये इस पर्वतीय राज्य का 5वां धाम होगा। उन्होंने कहा कि इस धाम के लिए शहीदों के घर से मिट्टी ली जाएगी। इसमें शहीदों और उनके गांवों का नाम भी लिखा जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद परिवारों को शौर्य सम्मान पत्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कोविड के दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका और उनके बलिदान की सराहना की। श्री शाह ने राज्य पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और सम्मेलन के दौरान दिए गए सुझावों पर शीघ्र अमल करने को कहा।
हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में सुरक्षा संबंधी कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर भाग ले रहे हैं, जबकि शेष आमंत्रित व्यक्ति आईबी और एसआईबी मुख्यालय में 37 विभिन्न स्थानों से वर्चुअल तौर पर इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस केंद्र को भारतीय कॉरपोरेट जगत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैश्विक द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 269 करोड़ रुपए की राशि और मुख्यालय भवन के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित हैं। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान शहर को विश्व स्तरीय वित्तीय और टेक्नोलॉजी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के उपायों के तहत पिछले साल बजट में विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को कैपिटल गेन्स पर कर में छूट देने, इस संस्थान में विदेशी निधि के निवेश पर छूट और विदेशी बैंकों की शाखाओं में निवेश पर छूट संबंधी प्रस्ताव किए गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव है। आज नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत महोत्सव में श्री कोविंद ने कहा कि यह परिवर्तन व्यापक पैमाने पर हुआ है, जो परिवारों तक पहुंच गया है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति विचारों में व्यापक बदलाव के लिए देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शहरों को साफ रखने के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की शहरी आबादी, जो 2014 में लगभग 41 करोड़ थी, यह 2050 तक 81 करोड़ से अधिक हो जाएगी। श्री कोविंद ने कहा कि हमें शहरी स्वच्छता की बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले महीने 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का शुभारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य सभी शहरों को सन 2026 तक कचरा मुक्त बनाना है। यह जाहिर है कि कचरा मुक्त शहर के लिए जरूरी है कि घर, गलियां और मोहल्ले कचरा मुक्त रहें। इस अभियान की सफलता की जिम्मेदारी भी सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों की भी है। श्री कोविंद ने कहा कि स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ बनाना स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है। राष्ट्रपति ने कहा कि सफाई मित्रों और सफाई कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान भी लगातार अपनी सेवाएं दी। संवेदनशील सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि असुरक्षित सफाई प्रथाओं के कारण किसी भी सफाई कर्मचारी की जान जोखिम में न पड़े। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 246 शहरों में चलाया गया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज एक सराहनीय पहल है। इस चैलेंज का उद्देश्य सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मानव रहित यानी मशीन से सफाई को बढ़ावा देना है। श्री कोविंद ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को सभी शहरों में इस यांत्रिक सफाई सुविधा का विस्तार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला ढोना एक शर्मनाक प्रथा है और इस प्रथा का उन्मूलन न केवल सरकार की बल्कि समाज और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि कचरे से कंचन के विचार से अच्छे उदाहरण सामने आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में कई स्टार्टअप्स सक्रिय हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का विशेष महत्व है, क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। टुडे द मिशन हैज टेकन द शेप ऑफ ए पीपल्स मूवमेंट, a true Jan Andolan. This is also reflected in the massive growth of the Swachh Sarvekshan
which began as a pilot project in 2016 among 73 cities and is today the world's largest urban cleanliness survey. इंदौर को लगातार 5वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। सूरत और विजयवाड़ा को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया। सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान छत्तीसगढ़ को और झारखंड दूसरे स्थान पर रहा। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान जल्द से जल्द लागू किए जाएंगे। शुरुआती वर्षों में बच्चों को स्थानीय भाषा या मातृभाषा में समग्र शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा को नया आयाम दिया है, जिससे हर भाषा को उसकी अहमियत मिलेगी। ये नीति साबित करेगी कि हमारी भाषाओं में विविधता हमारी सभ्यता को एक सूत्र में बांधती है। शिक्षा नीति पर आज गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षा नीति में पेशेवर शिक्षा के तहत रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र जैसा विशेष शिक्षा क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति सीखने के परिदृश्य को मजबूती देगी और शिक्षा को और अधिक जीवंत बनाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि शिक्षा नीति हमारी संस्कृति सभ्यता का प्रतिबिंब है। इससे देश की पुरानी विरासत पुनर्जीवित होगी और ये मौजूदा वैश्विक माहौल के अनुरूप है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पड़ोसी देश को चेतावनी, नया और शक्तिशाली भारत शांति बिगाड़ने की किसी भी कोशिश का करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में साइबर क्राइम, आतंकवाद रोधी चुनौती और वामपंथी उग्रवाद पर विशेष रूप से चर्चा की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गिफ्ट सिटी को फिनटेक हब बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को देश का सर्वाधिक स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में जल्द ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 115 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू। महान फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और स्टीवन ज़ाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच कल कोलकाता में। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 115 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल करीब 51,69,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। कल कोविड के 10,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.29% है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पटना एम्स के डॉक्टर संजीव कुमार ने कोविड से बचाव के बारे में ये जानकारी दी।
देखिए, अगर कोरोना संक्रमित हैं तो उनके परिवार वाले और उनके सगे संबंधी जो उनकी निकटता में आते हैं, जैसे कि अस्पताल ले जाते हैं, तो बिल्कुल बात वही है कि उन लोगों को उस मरीज की सेवा तो करनी ही है, लेकिन अपना जो बचाव के तरीके जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना और उस मरीज के बहुत नजदीक में नहीं आना, खासकर उसके चेहरे के नजदीक, क्योंकि श्वास नली से ही ये फैलता है। अगर कोई कोरोना मरीज को ले जाने वाला एम्बुलेंस नहीं है तो मेरी सलाह ये है कि आप पीपीई किट मंगवा लें और मरीज को छूने से पहले उन पीपीई किट पहन लें। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन वितरित कर रहे सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी गई है कि फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए अगर कोई मौजूदा संयुक्त बैंक खाते को जारी रखना चाहता है तो उसे नया खाता खोलने के लिए मजबूर न किया जाए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जीवन साथी के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलना वांछनीय है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का आज गोवा में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। महोत्सव में इस बार देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और गोवा की मुक्ति के 60 वर्ष मनाए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर है हम सबके पास अपनी उपलब्धियों को जन जन और दुनिया तक ले जाने का और संकल्प लेने का कि 75 वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक की यात्रा कैसी होगी। जब शताब्दी वर्ष में हम इकट्ठे होंगे तो भारत एक नई ऊंचाइयों पर होगा। सो दिस प्रेजेंट्स ए यूनिक अपॉर्चुनिटी for Indian cinema and incredible possibilities in content creation and dissemination at all levels on all platforms in all regional languages, domestically as well as globally. With this perspective in mind, the 52nd International Film Festival of India has brought together a diverse bouquet of films and filmmakers from around the world. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया कि भारत में कोविड के 1 अरब 16 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल करने के बाद लोगों को सिनेमा के इस जश्न का आनंद उठाने का अवसर मिल रहा है। नवगठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष हंगरी के प्रतिष्ठित फिल्मकार स्तावन जाबो को दिया गया है। श्री जाबो ने अपने कार्य को मान्यता देने के लिए भारतीय फिल्म समुदाय का आभार व्यक्त किया। अमेरिकी फिल्मकार मार्टिन स्कॉर्सेसे को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री स्कॉर्सेसे ने सत्यजीत रे को अपना गुरु बताया। हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। उन्होंने लोगों से अपने संदेश माई गोव नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर प्राप्त लिंक के द्वारा अपने सुझाव भेज सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 20 नवंबर 1902 को गांधी जी भारतीय समुदाय के आग्रह पर दक्षिण अफ्रीका वापस गए थे और वहां एशियाई कानून के विरोध में संघर्ष को नए सिरे से शुरू किया। ऐसे ही एक कानून एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ने ट्रांसवाल प्रांत में रह रहे भारतीयों को एशियाटिक रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच कराने, उंगलियों के निशान देने और पंजीकरण प्रमाण पत्र हर समय साथ रखने के लिए विवश कर दिया था।
अन्यथा भारतीयों और अन्य एशियाटिक्स को जुर्माना, जेल या निष्कासित होना पड़ता था। इसे काला कानून कहा गया। जब 1 जुलाई 1907 को प्रमाण पत्र कार्यालय खुले तो कार्यालयों के बाहर रजिस्ट्रों के ढेर लगा दिए गए और पंजीकरण करने के लिए भारतीयों को अंदर जाने से रोक दिया गया। उन्हें मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों से भी असहयोग का समर्थन मिल गया। शुरू में इसे पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन कहा गया, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया। पंजीकरण बंद होने तक क्षेत्र में 13,000 में से केवल 511 ने ही पंजीकरण कराया था। जनवरी 1908 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजीकरण से मना करने वाले सत्याग्रही लोगों से शीघ्र ही जेलें भरने लगीं। बाद में उसी महीने सेना के नेता जनरल J.C. स्मट्स को बातचीत के लिए विवश होना पड़ा। गांधी जी और अभियान के अन्य नेता जेल में थे, इसलिए जनरल स्मट्स ने चेतावनी जारी की, यदि भारतीय स्वयं पंजीकरण कराएंगे तो ब्लैक एक्ट यानी काला कानून वापस ले लिया जाएगा और कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। अभियान की तरफ से गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए। जैसे ही समझौते की बात फैली, अभियान में शामिल कुछ लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। फरवरी के मध्य में गांधी जी पर हमला किया गया और पंजीकरण कार्यालय जाते समय क्रोधित सत्याग्रही लोगों के समूह के हमले में वो घायल हो गए। उन्होंने जनरल स्मट्स पर विश्वास दोहराया और स्वयं का पंजीकरण कराया। जल्द ही स्मट्स ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं पंजीकरण कराने वाले लोगों को मान्य ठहराने की बात थी, लेकिन ब्लैक एक्ट के बारे में वे अपनी बात पर अटल नहीं रह सके। गांधी जी ने उन्हें अपना वायदा पूरा करने और कानून वापस लेने के लिए 16 अगस्त 1908 तक का समय दिया। संघर्ष के अगले चरण के लिए गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया गया। जनरल स्मट्स को अंतिम चेतावनी जारी की गई कि ब्लैक एक्ट वापस ले, वरना पंजीकरण प्रमाण पत्र जला दिए जाएंगे। आखिरकार सत्याग्रह कर रहे लोगों ने 2000 पंजीकरण प्रमाण पत्रों को आग के हवाले कर दिया। 20 नवंबर महान योद्धा और तत्कालीन मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान की जयंती भी है। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को बंगलुरु के देवनहल्ली में हुआ था। उनका नाम फतेह अली साहिब टीपू था। वो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र थे। टीपू को कम उम्र से ही युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में वे अपने पिता के साथ रहे। मैसूर के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध टीपू ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कई सफल युद्ध लड़े। सबसे पहले उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़ी। 1780 में टीपू ने पुल्लीलुर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल बेल्ली को पराजित किया। उसके बाद टीपू ने अंग्रेजों से चित्तौड़ छीन लिया और 1782 में तंजौर के निकट अन्नागुड़ी के युद्ध में कर्नल ब्रेथवेट को हराया। टीपू रॉकेट के इस्तेमाल में भी निपुण थे। उन्होंने 1792 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सेना और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया और अन्य एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान भी रॉकेट का सफल उपयोग किया। 1799 में पराजय के बाद अंग्रेज इन रॉकेट को ब्रिटेन ले गए और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए नए रॉकेट बनाए। फ्रेंच कमांडर इन चीफ और बाद में सम्राट बने नेपोलियन ने भी टीपू से गठजोड़ करना चाहा था। टीपू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली को औचित्यपूर्ण बनाया और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नए सिक्के चलाए और नया कैलेंडर जारी किया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में आज शाम मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सभी ने त्यागपत्र दिए। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कल शाम 4 बजे होने की संभावना है। शुक्रवार को राजस्थान के 3 मंत्रियों गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को त्यागपत्र सौंपे थे। उन्होंने कहा था कि वह अपने पद छोड़कर पार्टी संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आज उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर आवास दिवस मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 7,775 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल शाम 7 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच भी खेलेगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सर्दी के कारण बंद कर दिए गए हैं। सर्दियों में भक्तगण चमोली जिले के जोशीमठ के पांडुकेश्वर में भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। धाम के कपाट पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बंद किए गए। ग्रीष्मकाल के दौरान 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की। केरल में पतनमतिट्टा जिला प्रशासन ने शबरीमला मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर खोलने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद जो श्रद्धालु आज निलक्कल आधार शिविर पहुंचे उन्हें दर्शन करने की अनुमति होगी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कड़पा जिले में अचानक आई बाढ़ में 14 लोगों के मारे जाने और 28 अन्य के लापता होने की खबर है। ये लोग राजमपेट के पास कल अनन्ना मैया बांध के टूटने से पानी में बह गए। पीड़ितों में से अधिकांश जलाशय क्षेत्र के नीचे सड़क पर बाढ़ के पानी में फंसी 3 राज्य परिवहन निगम की बसों के यात्री थे। पानी ये चिरू नदी से होते हुए पास की सड़क में घुस गया। 3 बसें तत्काल रोक दी गई। 5 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद 40 यात्रियों को बचा लिया गया है। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कोहरा छाए रहने का आसार है। मुंबई में बादल छाए रह सकते हैं और वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहने तथा बारिश होने के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलंग, गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और बरसात होने की संभावना है। आइजोल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पड़ोसी देश को चेतावनी, नया और शक्तिशाली भारत शांति को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश का करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में साइबर क्राइम, आतंकरोधी चुनौती और वामपंथी उग्रवाद पर विशेष रूप से चर्चा की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुजरात के गिफ्ट सिटी को फिनटेक हब बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को देश का सर्वाधिक स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में जल्द ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 115 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू। महान फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्से और स्टीवन ज़ाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच कल कोलकाता में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।